देखिए अब हम देखेंगे इंटरनेट एवं ईमेल, इंटरनेट एंड ईमेल एंड इंट्रोडक्शन, एक परिचय। तो देखिएगा अब हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान बहुत सरलता से किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में आपस में जुड़े हुए कई नेटवर्कों के समूह को इंटर नेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड एन इंटर नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, यानी कि इंटर नेटवर्क और इंटरनेट एक ही बात है। इंटरनेट कई लेंस यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के समूह के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो कि आपस में वैन से जुड़े होते हैं। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इंटरनेट द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये देखिएगा किस तरह से इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये देखिए ये आपका इंटरनेट दिखाया हुआ है और हम देख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आपके किस तरह से इंटरनेट नोड ये आपका जुड़ा हुआ है। और आप देखिएगा वैन में भी आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क ये सब आपका जुड़ा हुआ है वाइड एरिया माध्यम के माध्यम से। और देखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो इस तरीके से आपका जो इंटरनेट है वो किस तरीके से विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों से जुड़ा होता है। आगे देखिएगा इंटरनेट की संकल्पना, कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी धारणा है जिसने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क से जुड़े हैं। यानी कि इंटरनेट एक ऐसी धारणा है जिसमें दुनिया भर के जो लाखों कंप्यूटर हैं वो आपस में नेटवर्क से जुड़े हैं, परंतु कोई भी इंटरनेट का मालिक या स्वामी नहीं कहलाया जा सकता है। जिस तरह से रेल, हवाई जहाज या टेलीफोन कंपनियां कार्य करती हैं एवं जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी निजी निगम या राज्य उसका नियंत्रण एवं मालिकाना हक रखता है, वैसे कुछ भी इंटरनेट में नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों ने अपने अपने देशों के नागरिकों के लिए इंटरनेट से संबंधित कुछ नियम बनाए हैं, परंतु वे नियम दूसरे देश के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। अतः यह एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इंटरनेट पर कार्य कर सकता है अथवा इंटरनेट पर सर्चिंग कर सकता है। अब देखिए इंटरनेट का इतिहास। तो देखिएगा इंटरनेट का आगमन अमेरिका में एक सैनिक प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1969 में हुआ है ना। इंटरनेट का आगमन अमेरिका में एक सैनिक प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1969 में हुआ, जब अमेरिकी सेना ने एक ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला किया जिसका नियंत्रण कई तरीके से किया जा सके, ताकि परमाणु युद्ध यदि होता है तो इस दशा में अगर एक नेटवर्क नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो दूसरे समानांतर नेटवर्क एवं लिंक की सहायता से सेना अपनी प्रहारक क्षमता बनाए रखे। वर्ष 1972 एवं इसके बाद अमेरिकी शोध विश्वविद्यालयों ने आपस में ईमेल जैसी सुविधाओं के लिए कुछ नेटवर्क बनाए। इस तरह के नेटवर्क की एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अलग अलग शोध समूह अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग करते थे, अतः उनमें संचार करना मुश्किल हो रहा था। तब वर्ष 1982 में उन्होंने एक मानक प्रोटोकॉल बनाया जिसे हम TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखिए, इन सब के बावजूद एक ऐसी व्यवस्था की कमी अखर रही थी जो इन सूचनाओं को जोड़ सके। उसी समय CERN प्रयोगशाला जेनेवा में CERN प्रयोगशाला जो कि आपके जेनेवा में थी, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इंटरनेट उपकरण बनाया जिसे विश्वव्यापी WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इस उपकरण ने विभिन्न वैज्ञानिकों एवं कंप्यूटरों से प्राप्त टेक्स्ट सूचना को आपस में संबद्ध करने का मार्ग प्रशस्त किया। कंप्यूटर की आपसी असंगतता यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी को दूर कर उनमें लिंक स्थापित करने के लिए हाइपरटेक्स्ट का जन्म हुआ, है ना। अब सूचना को श्रेणीबद्ध एवं पदानुक्रम करने की बजाय एक जालनुमा यानी कि वेब लाइक ढांचा दिया जा सकता था। अब सूचना को श्रेणीबद्ध एवं पदानुक्रम करने की बजाय एक जालनुमा यानी कि वेब लाइक ढांचा दिया जा सकता था जिसमें सभी सूचनाएं एक दूसरे से जुड़ी थीं। इन तकनीकी विकासों के परिणाम स्वरूप अब कुछ नए नाम लोगों की समझ में आने लगे थे, जैसे WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपकी ध्यान रखिएगा। बस देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो M और T का है ना। ये बाकी देखिए बिल्कुल सेम है सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए ML यानी कि मार्कअप लैंग्वेज और TP का मतलब है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिएगा इंटरनेट की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ इंटरनेट।
इंटरनेट कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। यानी ये कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में आपका फैला हुआ है। इसमें कई नेटवर्क केबल उपग्रह मॉडल युक्तियों की सहायता से आपस में ये जुड़े रहते हैं। इंटरनेट पर कार्य करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिससे उस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों के बीच में पहचाना जा सके। आगे देखिएगा, इंटरनेट पर भी सभी वांछित कंप्यूटर पर जिससे सूचना प्राप्त करनी है या जिसे सूचना प्रेषित करनी होती है, कुछ इसी तरह ही पहुंचा जाता है। जब हम कोई संदेश इंटरनेट पर प्रेषित करना या प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सूचना सर्वप्रथम कंप्यूटर के सबसे नजदीकी सर्वर तक पहुंचती है। इस सर्वर के साथ उपलब्ध राउटर इसे इंटरनेट पते के आधार पर उसके नजदीकी सर्वर को प्रेषित करता है। यहाँ पर उपलब्ध राउटर पुनः उसे और नजदीकी सर्वर पर प्रेषित करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सूचना वांछित कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाती है। सूचना का आदान प्रदान पैकेटों कुछ बाइटों का समूह के रूप में होता है, अर्थात सूचना पैकेटों में विभक्त हो जाती है, फिर सर्वर होते हुए वांछित स्थान पर पहुंच जाती है। यहाँ ये कतई आवश्यक नहीं है कि सभी पैकेट एक ही मार्ग से होते हुए वांछित स्थान पर पहुंचे। सूचना के ये पैकेट जो भी खाली मार्ग उपलब्ध होता है उसी का उपयोग करते हुए वांछित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ISP किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें ISP अर्थात इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। वर्तमान में कई प्राइवेट इंटरनेट सेवा प्रदायक भी कार्यरत हैं जो अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान कराते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिए आप, ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका ISP है और ये आप देखिए वेब ईमेल VoIP, ठीक है, ये आपका। आगे देखते हैं ISP इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ISP विभिन्न तरीके की गति वाले इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। जैसे यदि आप मुख्यतः ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कार्य करते हैं तो कम गति का इंटरनेट कनेक्शन पर्याप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप इंटरनेट टीवी या रेडियो का प्रयोग करते हैं तो आपको अधिक गति के कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इंटरनेट कनेक्शन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लीस्ट लाइन। देखिए विशेषतया इस कनेक्शन को यानी लीस्ट लाइन कनेक्शन जो होता है, इसके लिए एक आपको समर्पित लाइन बिछाई जाती है। ये बहुत तेज गति प्रदान करता है परंतु ये खर्चीला है। यह उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जिसके लिए अबाधित तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपका डायल अप। यह टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने की एक विधि है। आपको यदि ध्यान होगा तो पिछले 15-20 सालों पहले हम इसी तरीके की प्रोसेस का काफ़ी हर तरफ इसी तरह का हम यूज़ करते थे, डायल अप कनेक्शन का। तो देखिए, ये टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने की एक विधि है। डायल अप सेवा में प्रयोक्ता अपने कंप्यूटर पर एक मोडेम लगाकर लोकल ISP को डायल करता है। ISP का सर्वर जब प्रयोगकर्ता को एक अस्थायी IP नंबर प्रदान कर देता है तो यह कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है। आगे देखिएगा, ये देखिए आप डायल अप इन्होंने कनेक्शन दिखाया है कि किस तरह से आपका जो ये कंप्यूटर है ये एक मॉडेम से जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपका डायल अप कनेक्शन इन्होंने दिखाया है। आगे देखिएगा ब्रॉडबैंड, ये भी हम सब जानते हैं। ब्रॉडबैंड से अब तेज़ गति से इंटरनेट चलने लगा है। इसमें एक अलग तरह का मॉडेम लगाना पड़ता है। यह डायल अप कनेक्शन से थोड़ा महंगा है परंतु लीस्ट लाइन से काफ़ी सस्ता और लगभग समान गति का है। यानी जो लीस्ट लाइन कनेक्शन था आपका फर्स्ट नंबर पे, उससे ये सस्ता है परंतु डायल अप कनेक्शन से थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। और इसकी जो गति है वो लगभग लीस्ट लाइन के समान ही है। अतः यह लीस्ट लाइन के विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, ये देखिए आप ब्रॉडबैंड इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट है और उससे जो है ये सब्सक्राइबर डिश एंड ब्रॉडबैंड यूनिट से इसका संपर्क स्थापित होता है। और फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं ये आपका सैटेलाइट हब है इधर लेफ्ट हैंड को, तो ये आप किस तरह से सारा सैटेलाइट को भेज रहा है और सैटेलाइट से यहाँ पर आपका जो सब्सक्राइबर डिश एंड ब्रॉडबैंड यूनिट है यहाँ पे आपका कनेक्शन हो रहा है और इस तरह से चलता हुआ ये जो है आपका कंप्यूटर तक आ रहा है, ठीक है। और ये आपका यहाँ से ISP एड्रेस तक जा रहा है, लैंडलाइन तक जा रहा है। इस तरह से उन्होंने ब्रॉडबैंड आपका दिखाया है, ठीक। आगे देखते हैं सैटेलाइट
कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, संचार उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच सैटेलाइट कनेक्शन की श्रेणी में आती है। वर्तमान समय में प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स को इस प्रकार की सेवा मुख्यतः भू-स्थैतिक उपग्रहों यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आगे देखिएगा, इंटरनेट का आकार, साइज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का कोई भौतिक आकार नहीं है, यह पूरे विश्व में फैला हुआ है ना, और इसका कोई फिजिकल जो आपका शेप है यानी भौतिक आकार नहीं है ना, पूरे विश्व में फैला हुआ है। मात्र 4 कंप्यूटरों से आरंभ हुआ ये नेटवर्क आज कई मिलियन कंप्यूटरों तक पहुंच चुका है। में चूंकि यह सीमित क्षेत्र में फैला नेटवर्क था, अतः कंप्यूटरों की सही संख्या ज्ञात थी, लेकिन अब इससे जुड़े कंप्यूटरों की संख्या काफी अधिक हो गई है और वे पूरे संसार में फैले हुए हैं। लगातार इंटरनेट से जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः सही संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ 2 और बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहला, किसी भी समय विशेष पर इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को लगभग 1% ही वास्तव में इंटरनेट का उपयोग कर रहा होता है। यानी कि किसी भी समय विशेष पर इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटरों को लगभग 1% ही वास्तव में इंटरनेट का उपयोग कर रहा होता है। आगे देखिएगा, इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता यदि इंटरनेट से जुड़ना चाहता है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर यूजर यदि इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करना होता है। इंटरनेट कनेक्शन लेने से पूर्व यह तय कर लेना व्यवहारिक होता है कि हमें इंटरनेट का उपयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना है, इंटरनेट को किस कार्य में प्रयुक्त करना है। यह व्यक्ति से व्यक्ति बदलता रहता है। आगे देखिएगा, इंटरनेट के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट। तो देखिए, अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट विश्व भर के नेटवर्कों का नेटवर्क है और इस वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन में अनेक नोड और लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट को एक नेटवर्क मानकर इसके निम्नलिखित तत्व परिभाषित किए जा सकते हैं। पहला है क्लाइंट कंप्यूटर। जब कोई कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जब कोई कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इस अवस्था में यह कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सर्वर कंप्यूटर से इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं प्राप्त करता है। दूसरा है आपका सर्वर कंप्यूटर। यह इंटरनेट पर 24 घंटे कार्यशील रहने वाले शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होकर सर्वर से विभिन्न प्रकार के डेटा और सूचनाएं, वेबसाइट या अन्य किसी साधन को प्राप्त करता है। सर्वर एक ही समय में अनेक क्लाइंट कंप्यूटरों द्वारा मांगी गई सूचनाओं और वेबसाइटों को एक साथ प्रदान करने में सक्षम होता है। जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं वो एक साथ ये प्रदान करने में सक्षम होता है। ये देखिएगा, ये आपका सर्वर है और ये एक साथ ही कई सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग सूचनाओं को दे या ले रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है तो बदले में रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ठीक है, और देखिएगा ये आपका इस तरह से उन्होंने दिखाया है। आगे देखिएगा, नोड। इंटरनेट पर स्थित किसी क्लाइंट, सर्वर या नेटवर्क को नोड कहते हैं। इंटरनेट पर स्थित किसी क्लाइंट, सर्वर या नेटवर्क को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। प्रोटोकॉल। प्रत्येक नेटवर्क में डेटा को भेजने व प्राप्त करने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम होते हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। अतः प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जिसका नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर अनुसरण करते हैं। इंटरनेट में प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि आपका TCP तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। ठीक है, देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके अतिरिक्त एक प्रोटोकॉल है। इसके अतिरिक्त एक नहीं, अन्य प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन से? पहला है आपका HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर वर्ड जुड़ गया है यहाँ पे। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिएगा TCP अपॉन IP। तो देखिएगा, TCP अपॉन IP प्रोटोकॉल का एक ऐसा समूह है जो नेटवर्क में उपस्थित संसाधनों को साझा करने के लिए कंप्यूटरों में सामंजस्य स्थापित करता है। अनेक नेटवर्कों के सामंजस्य की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 1974 में कैर्फ यानी कि CERF और काहन ने TCP/IP मॉडल और प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। TCP/IP विशेष रूप से इंटर नेटवर्कों पर अच्छे संवाद यानी कि कम्युनिकेशन
के लिए विकसित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण आविष्कार था क्योंकि आज भी इंटरनेट में टीसीपी आईपी की विशेष भूमिका बनी हुई है। अब देखिए टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये एक नेटवर्क की कंप्यूटर से भेजे गए संदेशों को डेटाग्राम्स में विभक्त करता है और प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में विभक्त डेटाग्राम्स को पुनर्गठित, है ना, रीसेंबलिंग करके संदेश को रूप देता है या संदेश का रूप देता है। आगे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह टीसीपी से प्राप्त संदेशों के डेटाग्राम्स को प्राप्त करता है और डेटाग्राम्स में उपलब्ध प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर कंप्यूटर के पते का नेटवर्क में पता लगाता है और प्रेषित कर देता है। इंटरनेट पर इस प्रकार के कंप्यूटर पते को आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को एक विशेष पहचान, जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम व नेटवर्क पर उसकी स्थिति प्रदान करता है। आईपी एड्रेस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण यानी कि 4TPv4, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4TPv4। आकार इसका कितना होता है? 32 बिट। ये देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 4 बाइट्स। ये पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6IPv6, इसका आकार है ना 128 बिट्स या 16 बाइट्स, है ना। यदि आपसे ये देंगे तो आपको ये बताना होगा, और अगर 6 वाला देते हैं तो आपको 128 बिट्स याद रखना होगा। 128 बिट्स या 16 बाइट्स, और इधर 4 वाले में 32 बिट्स या 4 बाइट्स। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट पर निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इंटरनेट पर प्रमुख सेवाएं उपलब्ध होती हैं, देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। इंटरनेट पर जब प्रयोक्ता यानी यूजर एक कंप्यूटर से दूरस्थ स्थित दूसरे कंप्यूटर को पत्र भेजता है तो इसे ईमेल कहते हैं, ठीक है। यह सुविधा इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। इस सेवा का प्रारंभ 1970 में माना जाता है। इंटरनेट पर जीमेल जैसी निःशुल्क ईमेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट देखिएगा फाइल ट्रांसफर, यानी कि एक कंप्यूटर में उपस्थित फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर, देखिए एक कंप्यूटर में उपस्थित फाइल को किसी दूसरे शहर में स्थित कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से कॉपी कर सकते हैं। इस क्रिया को फाइल ट्रांसफर कहते हैं। इसके लिए इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल क्रियाशील होता है जिसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे देखिएगा www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसका क्या है? इस अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1989 में यानी कि 1989 में जेनेवा स्थित यूरोपीय लैबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स CERN में किया था। किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि और वीडियो के साथ सूचना को अनेक पेजों यानी वेब पेज में www की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता है। इस सेवा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा वेबसाइटों में लिंक के जरिए अन्य वेबसाइटों पर माउस के एक क्लिक करने भर से जाया जा सकता है। यानी कि आप एक क्लिक करके, है ना, इस सेवा की सहायता से इसके द्वारा वेबसाइटों में जो लिंक होते हैं उनके जरिए दूसरी वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं। आप देखिएगा आगे वेब पेज HTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट आदि भाषाओं में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके जो यूजेस ऑफ इंटरनेट है उसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रिमोट लर्निंग। टेलनेट जैसी सेवाओं के द्वारा हम इंटरनेट पर किसी भी स्थान से दूरस्थ स्थित किसी भी कंप्यूटर पर कार्य तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी क्रिया रिमोट लर्निंग कहलाती है। रिमोट लर्निंग क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, हम इंटरनेट पर, ठीक है, इसमें हम टेलनेट जैसी सेवाओं के द्वारा इंटरनेट पर किसी भी स्थान से दूरस्थ किसी भी कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधन, है ना, उनका भी हम यूज कर सकते हैं, जो उसके संसाधन होते हैं, जो उसके रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा चैटिंग। ये तो आप सभी जानते हैं चैटिंग के बारे में। देखिए चैटिंग तुरंत संचार कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। आप किसी चैट प्रोग्राम की सहायता से संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह टेलीफोन पर बातचीत करने जैसा नहीं होता है। चैटिंग में कई व्यक्ति आपस में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। चैटिंग करने के लिए कई प्रोग्राम विभिन्न साइटों पर उपलब्ध हैं जिनको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें सभी भाग लेने वाले व्यक्तियों के संदेशों को तुरंत प्रेषित किया जाता है और उनके बीच में कोई समय अंतराल यानी टाइम गैप नहीं होता है। जबकि ईमेल जो है आपका वो एसिंक्रोनाइज
ट्रांसमिशन होता है। जो आपका ईमेल होता है वो क्या होता है, असिंक्रोनाइसिस आपका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जिसमें सूचना को विभिन्न समय अंतरालों के बीच प्रेषित किया जाता है। यानी 1 to 1 उसमें जो है ईमेल में आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है, बल्कि उसमें टाइम गैप होता है। आगे देखिएगा, चैटिंग दो तरह से हो सकती है, टेक्स्ट चैटिंग और वॉइस चैट। टेक्स्ट चैटिंग जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से करते हैं, मैसेज टाइप करके में सूचनाओं का आदान प्रदान टेक्स्ट या शब्दों के रूप में होता है। टेक्स्ट चैट में चैटिंग करने वाले व्यक्ति की स्क्रीन पर संदेश टेक्स्ट के रूप में दिखाई देते हैं तथा वह कीबोर्ड की सहायता से संदेश को लिखकर प्रेषित करता है। वॉइस चैट, ये भी आपको पता है, वॉइस चैट में संदेश सुनाई देते हैं और आप संदेशों को बोलकर प्रसारित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो स्ट्रीमिंग। इसके द्वारा इंटरनेट पर तुरंत वीडियो या रेडियो सुन सकते हैं, इसे हम कहते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग। तो देखिएगा, डाउनलोडिंग में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयर्स तथा गेम्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वस्तु को खरीदा व बेचा जा सकता है। बहुत सारी साइट्स होती हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट्स या मिंत्रा, ये सब आपकी साइट्स ऐसी हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ। प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ, देखिए प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ जो हैं आपकी, यानी कि हम जो इंटरनेट से संबंधित शब्दावली जो भी हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है आपका, हम देखिए वेबसाइट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक समूह होती है। जो एक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, कई सारे वेबसाइट्स पे जो आपके वेब पेजेस होते हैं उनका ग्रुप होती है या समूह होती है। कोई वेबसाइट किसी वेब सर्वर द्वारा होस्ट की जाती है। किसके द्वारा होस्ट की जाती है, वेब सर्वर के द्वारा, ठीक है, जिस पर किसी नेटवर्क जैसे इंटरनेट या निजी लोकल एरिया नेटवर्क है ना, लैन की सहायता से पहुंचा जा सकता है। इससे हम किसकी सहायता से पहुंच सकते हैं, किसी नेटवर्क की सहायता से, है ना, जैसे कि इंटरनेट है, या लैन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है, जिसे देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। ये क्या होता है, इंटरनेट पता होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइटों के उदाहरण देखिएगा, जैसे HTTP www.ssgcp.com, या यही आपका आ गया देखिए retifmail.com, MSN या eDrishti या yahoo.com। इस तरीके से देखिएगा, ये आपके सब क्या हैं, ये आपके कुछ वेबसाइटों के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, वेब ब्राउज़र। अब देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। इसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं तथा स्रोतों को, है ना, तथा स्रोतों यानी सोर्सेस को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, यानी www के माध्यम से एक्सेस करने में किया जाता है। यानी कि वेब ब्राउज़र क्या है, एक क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की जो वेबसाइट्स होती हैं और जो भी वेब पेज होते हैं उनको हम खोल सकते हैं, और इसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं तथा सोर्सेस को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और देखिए, वेब ब्राउज़र एक वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है वेब ब्राउज़र, जिसका उपयोग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा वेब पर उपलब्ध अन्य HTML प्रलेखों को लिंक के माध्यम से प्राप्त करने में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता यह है कि वह किसी भी वेब ब्राउज़र पर खुल सकता है, इसलिए हम अपने कंप्यूटर में कोई सा भी वेब ब्राउज़र प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम आदि, ठीक है, ये सब क्या आपके वेब ब्राउज़र हैं। देखिए आगे देखिएगा, देखिए ये आपका क्या है, पहला वाला ये गूगल क्रोम है, दूसरा वाला आपका क्या है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और तीसरा आपका कौन सा है, मोज़िला फायरफॉक्स है। आगे देखिए, वेब पेज। अब देखिए वेब पेज क्या होता है। वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। किस पर, वेब पेज पर। होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, है ना। ये देखिएगा होम पेज, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप करा और आपने जब इसको सर्च करा तो देखिए जो फर्स्ट पेज आपका खुल के आता है यही आपका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। आगे देखिएगा, देखिए सर्च इंजन। अब देखिए सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन किसी
सर्च इंजन किसी एक साधन का नाम नहीं है, बल्कि उन साधनों का समूह है जो वांछित सामग्री को इंटरनेट पर खोज सकते हैं और उस सामग्री को होस्ट कंप्यूटर से प्राप्त भी कर सकते हैं। सर्च इंजन में एक जगह पर हमें वे सूचना देनी होती हैं जिससे हम इंटरनेट पर खोजना चाहते हैं। सर्च इंजन पर वांछित सामग्री का कोई भाग या शब्द टाइप करके उसे खोज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश मिलते ही वह सर्च इंजन समस्त इंटरनेट होस्ट कंप्यूटरों पर उस सामग्री को खोजेगा जिसमें टाइप किया गया भाग या शब्द उपस्थित हो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वह स्क्रीन पर उन समस्त जानकारियों की सूची प्रदर्शित करेगा जो आपने शब्द टाइप किया था, है ना, उससे संबंधित। माउस की सहायता से वांछित सामग्री पर हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं और पूरी सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इस समय कई सर्च इंजन बहुत हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका याहू, है ना, www.yahoo.com, गूगल www.google.com। अगला देखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या होता है? यूआरएल इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। यानी इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक जो यूनिक एड्रेस होता है उसको ही हम यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यह यूआरएल ही इंटरनेट पर किसी सेवा, संस्था या सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है आपका HTTP, है ना, www.yahoo.com। एक आपका क्या है? ये यूआरएल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ईमेल। अब देखिए जानते हैं ईमेल के बारे में, आप सभी जानते हैं ईमेल क्या होता है। जिस तरीके से पहले समय में हम पत्र आदि को लिखते थे, है ना, दूर बैठे अपने किसी परिचित को, तो आज के समय में हम कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल आदि के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसको हम भेज देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है उसे हम ईमेल कहते हैं। तो देखिए ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी अथवा व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। इस सेवा ने सूचना जगत में क्रांति सी ला दी है। ईमेल संदेश बहुत कम समय में टाइप करके भेजा जा सकता है एवं इसे पाने वाले को वहां उपस्थित रहने की भी जरूरत नहीं होती, जो कि टेलीफोन से संदेश देने के लिए आवश्यक होता है। मतलब जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल के लिए रिसीवर होना चाहिए ना, तभी तो आपकी बात होगी। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ भी भेज दिया है तो जिसको आपने भेजा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वो उसको कभी भी उसको तुरंत ही मिल जाएगा और वो जब चाहे तब उसको पढ़ सकता है। यह संदेश गंतव्य कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है ना। और देखिएगा जब निर्धारित व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करता है तो उसे यह सूचना मिल जाती है उसके लिए कि उसके लिए कोई संदेश है, यानी उसके इनबॉक्स में कुछ आया हुआ है, कोई मेल आया हुआ है। वह व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार उस संदेश को पढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका था ईमेल के बारे में। आगे देखिएगा ईमेल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किसी भी मेल सर्वर में एक अकाउंट बनाना होता है ना। अगर आप ईमेल सुविधा का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? किसी भी मेल सर्वर में एक अकाउंट बनाना होता है। कुछ मेल सर्वर्स के नाम इन्होंने बताए हैं, जैसे कि जीमेल, याहू, रेडिफ मेल आदि। ठीक है, ईमेल विंडो के कुछ प्रमुख तत्व या कंपोनेंट्स या अवयव, तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इनबॉक्स क्या होता है? यदि आपके मेल बॉक्स में आए हुए संदेशों को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? कि आपका जो मेल बॉक्स है उसमें कुछ ईमेल्स आए हुए हैं, वही आपका ईमेल है, वही आपका क्या है? इनबॉक्स है। आगे देखिए कंपोज मेल नाम से पता चल रहा है ईमेल को लिखने के लिए कंपोज मेल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए कंपोज ईमेल का ऑप्शन इन्होंने दिखाया है। ठीक है, मैसेज कंपोज करना, टू कंपोज अ मैसेज, और हाउ टू कंपोज अ मैसेज, यानी कि मैसेज कैसे आप लिखते हैं, कैसे कंपोज करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है? कंपोज पर क्लिक करें। दूसरा क्या है? टूल बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। तीसरा क्या है? सब्जेक्ट बॉक्स में मैसेज की हेडिंग टाइप करें कि आप किस रिगार्डिंग ये मैसेज भेज रहे हैं। चौथा क्या है? अपना मैसेज टाइप करें। और फिफ्थ क्या है? सेंड बटन पर क्लिक कर दें। जब आप ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे तो आपका जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है? फॉरवर्ड। अपने पास आए हुए मैसेज को, फॉरवर्ड का क्या मतलब है? आपके पास पहले से ही कोई मैसेज आया हुआ है और आप ये मैसेज किसी और को भेजना चाहते हैं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको मॉर्निंग में कोई मैसेज भेजता है गुड मॉर्निंग का, और आप वही मैसेज उठा करके किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं तो या भेज देते हैं, तो ये आपका फॉरवर्ड कहलाता है। यानी अपने पास आए हुए किसी और को भेजने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी अपने पास आए हुए मैसेज को जब हम किसी और को भेज रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखते हैं सेंट मेल नाम से पता चल रहा है
कि आपने जो भी मेल भेजा हुआ है ना, ये दिखाता है कि आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को दर्शाता है, यानी आपने जिसको भी जो भी मेल भेजे हैं ये उनको दिखाता है। रिप्लाई में क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए मैसेज के प्रत्युत्तर में, यानी आप जो उसको जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप मैसेज भेजते हैं वह क्या कहलाता है, रिप्लाई कहलाता है। आगे देखिएगा, उभरती तकनीकें या इमर्जिंग टूल्स, है ना, आजकल के समय में कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं और एवं काफ़ी उनका प्रयोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए एआई का मतलब क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी टेक्निक है जो कंप्यूटरों को इंसान की तरह सोचने, समझने और काम करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। सिरी, गूगल नाउ, एलेक्सा जैसे इंटेलिजेंस डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट उपकरण एआई टेक्निक का उपयोग करते हैं। कौन कौन से, सिरी, गूगल नाउ, एलेक्सा आदि। नेक्स्ट देखिएगा, एआई प्रणाली नए निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभवों व परिणामों से भी सीखती है। अब इनका यूसेज क्या है, अनुप्रयोग क्या है, स्वचालित कार्य कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, स्पैम फिल्टर, ग्राहक सेवा जैसे चैट बॉक्स आदि। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एमएल, ठीक, और आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, वर्चुअल रियलिटी वीआर, और नेक्स्ट है आपका रोबोटिक्स। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दर्शाया है। प्रमुख एआई मॉडल व विकासकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए चैट जीपीटी, इसका विकासकर्ता कौन है, तो ये है आपके ओपन एआई, है ना, चैट जीपीटी ओपन एआई, बर्ड गूगल एआई, जेमिनाई गूगल एआई यानी कि गूगल असिस्टेंट इंटेलिजेंस, ठीक है, सॉरी असिस्टेंट नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लामा 2, ठीक, लामा 2 मेटा एआई, ठीक, क्लिप ओपन एआई का है, चैट जीटीपी भी है और क्लिप भी है। फिर है आपका पा LM2, ये भी आपका गूगल एआई का है। नेक्स्ट है आपका अल्फा कोड, ये आपका डीप माइंड का है। ठीक है, तो ये इस आपके प्रमुख एआई मॉडल्स थे और ये आपके क्या थे, विकासकर्ता, जिन्होंने इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी चीज़ें हैं इनका विकास किया है। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। तो ये क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों का एक नेटवर्क है। क्या है ये, उपकरणों का, टूल्स का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसा टूल्स का आपका नेटवर्क होता है जिसमें एक ही नेटवर्क पर आप दूसरे टूल्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो आपका कैसा होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हों और डेटा का आदान प्रदान करें, जिससे मानव के जीवन को और अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाया जा सके। अब देखिएगा IoT, ठीक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो देखिए वेब ऑफ थिंग्स और दूसरा है आपका सेंसर। कंप्यूटर एब्रिविएशंस और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपकी संक्षिप्त शब्दावलियां होती हैं, है ना, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारी, हम इनको अल्फाबेटिकल फॉर्म्स में ले रहे हैं। सबसे पहले हमारी आती है AAC, कौन सी है, AAC। तो देखिएगा इसकी जो आपकी फुल फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। क्या है इसकी, एडवांस ऑडियो कोडिंग। ठीक है, ये है आपकी AAC। नेक्स्ट देखिएगा ADC की फुल फॉर्म क्या है, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट है आपका AI, तो इसका मतलब आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल यानी कि एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, एल्गोरिदमिक, देखिए एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ठीक, ALU ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है UPSC के, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखिएगा ASIC की फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। नेक्स्ट है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, असिंक्रोनाइजेस ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट है ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ARPANET। नेक्स्ट देखिए AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड या इंटरलीव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। A/D एनालॉग टू डिजिटल, A/D। देन नेक्स्ट है आपका ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये है आपका ASCII। नेक्स्ट है आपका बार्क हम सभी जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है BCC, ये क्या है आपका
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या आप ईमेल करते वक्त इस शब्दावली को आप देख सकते हैं, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ये आपकी क्या है, इनपुट मशीन है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका BIOS, ये भी बता चुकी हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BPI बाइट्स पर इंच एंड BPS is bits not bytes, bits per second. BPI is bytes per inch and BPS is bits per second. नेक्स्ट देखिए BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। CC कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, computer assisted learning। CAM computer aided manufacturing, computer aided manufacturing। CDOT Center for Development of Telematics, Center for Development of Telematics। नेक्स्ट देखिए CD-R, तो कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज रिकॉर्डेबल, ठीक है, मैंने आपको बताया था CD-R CD-ROM सबके बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM इज compact disk read only memory। नेक्स्ट CDRW इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, है ना, यानी कि आप ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क जिस पर आप बार बार लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज योर CDRW। नेक्स्ट इज CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। COBOL, that is common business oriented language, very important, common business oriented language। Next is COML, which means common algorithmic language। Next CPI character per inch। CPU central processing unit, ये आपका पूछा जा चुका है। CRS computerized reservation system। CRT cathode ray tube। CU control unit। CTS clear to send। Next is D/A digital to analog and A/D is analog to digital। Then DAC का मतलब है digital analog converter, DAC digital analog converter। Next is DB, that means database। DBMS database management system। Next is DCL, digital command language। DDS digital data storage। DEC digital equipment corporation। DEL delete। DFD data flow diagram। DNS domain name system is DNS। Next DOS disk operating system। DPI dots per inch। DRM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स रैम, RAM डी जुड़ गया है तो डायनामिक, ठीक। और एक मैंने आपको एक टाइप और बताया था रैम का, वो था आपका SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSTT डबल साइडेड डबल डेंसिटी। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTR डेटा ट्रांसफर रेट, DTR इज डेटा ट्रांसफर रेट। DVD इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। E-business electronics business or electronic business। Next is your EBCDIC, which means extended binary coded decimal interchange code। Next is e-commerce electronic commerce। EDGEH, this means enhanced data rates for GSM, global system for mobile communication evolution। Next is EDP electronic data processing। EDSAC electronic delay storage automatic calculator। EEPROM means electrically erasable programmable read only memory। Next is EFT electronic fund transfer। EPROM erasable programmable read only memory। Next is ENAIC electronic numerical integrator and computer। Next ERNET, which means education and research network। ESC, which means escape। EXE executable। FAT file allocation table। FD floppy disk। FDM frequency division multiplexing। FIFO first in first out। FILO first in last out। यहाँ देखिए F और इसका डिफरेंस है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इधर है फर्स्ट इन लास्ट आउट। फॉरट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग।
FTP, file transfer protocol. GB is gigabyte. GB is gigabyte. GIGO, which means garbage in, garbage out. GIGO means garbage in, garbage out. GIS, geographic information system. GPS, global positioning system. GPRS, general packet radio service. General packet radio service. GUI, graphical user interface. HLL, high level language. HP, Hewlett Packard. Next is HTML, hypertext markup language. Hypertext markup language. HTTP, hypertext transfer protocol. ये भी आपका आ चुका है. नेक्स्ट इज IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IC, इंटीग्रेटेड सर्किट. किस में यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट? आपका थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में. नेक्स्ट देखिए, आइए अब हम आगे देखते हैं. I/O, इसका मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट. ठीक है, इनपुट आउटपुट. नेक्स्ट है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल. IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन. यानी कि अगर टीवी इसमें जुड़ गया है तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल ऊपर की तरह से सेम है, बस इसमें टीवी का टेलीविजन ऐड हो जाएगा. IRC, यानी कि इंटरनेट रिले चैट. इंटरनेट रिले चैट. नेक्स्ट है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. नेक्स्ट है ISH, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे. नेक्स्ट है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. देन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट देखिएगा IT मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. JAR मीन्स जावा आर्चीव. ठीक है, जावा आर्चीव. नेक्स्ट इज JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. Next is JRE, which means Java Runtime Environment. Next is JSP, Jakarta Server Pages, formerly Java Server Pages. ठीक है, जकार्ता या Java Server Pages. According to the option, you have to choose your answer. ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से आप अपना आंसर चूज कर लीजिएगा. अगर मान लीजिए जकार्ता सर्विस पेजेस दिया हो, ये वाला ना दिया हो तो इसे चूज करिएगा, और अगर ये दिया हो तो इसे आप चूज करिएगा Java Server Pages. Next is KB. KB means kilobyte. KBPS, kilobyte per second. Kilobyte per second. KIPS means knowledge information processing system. Knowledge information processing system. Next is laser. Laser का मतलब क्या होता है? Light. देखिए, light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Next is LAN. LAN is local area network. Local area network. LCD, liquid crystal display. Liquid crystal display. LD means laser diode. Laser diode. LED means light emitting diode. Light emitting diode. LISP, lisp. List processing. List processing. LLL, low level language. Low level language. LSD means least signification digit. Least signification digit. Next is LSI, large scale integration. Large scale integration. MEN. MEN means metropolitan area network. Metropolitan area network, ये भी आपका आ चुका है. MB means megabytes. MHz means megahertz. MTBF means mean time between failures. MTBF means mean time between failures. Next is MICR, which means magnetic ink character recognition or reader. Magnetic ink character recognition or reader. MIDI. MIDI means musical instruments digital interface. Musical instruments digital interface. Next is MIPS, which means million instructions per second. Million instructions per second. MTNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited. Mahanagar Telephone Nigam Limited. ऐसे इसका आप देखिए BSNL होता है, भारत संचार. क्या है उसकी फुल फॉर्म? BSNL की भारत संचार निगम लिमिटेड. नेक्स्ट इज मॉडेम. मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. आगे देखते हैं. MOPS, MOPS, which means million operations per second. MOPS means million operation per second. MOS means metal oxide semiconductor. Metal oxide semiconductor. MPEG, which means moving picture expert group. Moving picture expert group. MS means Microsoft. MS Access, which means Microsoft SS. MS Access, Microsoft SS. MS DOS means Microsoft Disk Operating System. Microsoft Disk Operating System. MS Excel, Microsoft Excel.
Microsoft Excel. MSD means most significant digit. MSD means most significant digit. Next देखिएगा MSI. MSI की full form है most scale integration. Most scale integration. MS Windows means Microsoft Windows. MS Windows, Microsoft Windows. MS Word means Microsoft Word. NAL means NAL, National Aerospace Laboratories. National Aerospace Laboratories. NIC means Network Interface Card. Network Interface Card. NICNet, this means National Informatics Center Network. ठीक है. Next देखिएगा NIU, Network Interface Unit. Network Interface Unit. नेक्स्ट देखिएगा NTSC, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी. नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी. OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. नेक्स्ट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. OMR शीट्स वही जो आपके एग्जाम्स में आती हैं जिनमें आप सर्कल्स को फिल करते हैं आंसर देने के लिए. तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. नेक्स्ट इज OOP, दैट दिस मीन्स Object Oriented Programming. Object Oriented Programming. OS is operating system. OSS means open source software. Open source software. Next is PAL, that means phase alternation line. Phase alternation line. PC means personal computer. PCB means printed circuit board. PCI means peripheral component interconnect. Next is PDA, personal digital assistant. PDF means portable document format. PDL means program design language. POS means point of sales. Next is PROM means programmable. देखिए programmable read only memory. PSTN means public switched telephone network. PL/1 means programming language 1. PM means phase modulation. Next is PNG, portable network graphics. Post means power on self test. Prolog means programming in logic. RAM means random access memory. And देखिए read only memory. ROM means read only memory. Right? Next is RPG, report program generator. RTS means real time streaming. QAS means quality assurance services. Next is QAS, quality assurance service. Next is SIM. SIM is subscriber identity module. SIM means what? Subscriber identity module. SIM, single inline memory module. SRAM, static random access memory. और दूसरा टाइप कौन सा बताया था? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. देन SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरी. देन TB मीन्स टेराबाइट. राइट. नेक्स्ट इज TCP और /IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. एंड IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. TFT means thin film transistor. UHF means ultra high frequency. ULSI, ultra large scale integration. Next is UPS, uninterruptible power supply. This is UPS. Next is UNIVAC, which means Universal Automatic Computer. Next is URL, Uniform Resource Locator. Next is USB, Universal Serial Bus. WAN means Value Added Network. Next is VCR, Video Cassette Recorder. VDU, which means Visual Display Unit. VDU. VGA means Video Graphics Array. Then next is VHF, Very High Frequency. VLSI, Very Large Scale Integration. Virus का full form क्या होता है? Vital Information Resources Under Siege. Next is WAN, Wide Area Network. WAP, Wireless Application Protocol. WMX means Worldwide Interoperability for Microwave Access. Next is WLAN. WLAN means
लेन का तो आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, एंड अगर W एडेड हो गया तो वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. देन WLL मीन्स वायरलेस लोकल लूप. WMP मीन्स विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर. वॉर्म विच मीन्स राइट वंस रीड मैनी, है ना, एक बार लिख सकते हैं लेकिन बार बार पढ़ सकते हैं. वॉर्म. वेब, वेव फॉर्म, ऑडियो फाइल फॉर्मेट. WMA मीन्स विंडोज मीडिया ऑडियो. WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. XMS means extended memory specification. Extended memory specification. Next is 2G. 2G means second generation. 3G means third generation. इसी तरह से 4G, 5G, 6G means fourth generation, fifth generation, sixth generation. तो देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको आपके सभी महत्वपूर्ण जितने भी एब्रीविएशंस थे या टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने आपकी सब करवा दी हैं. ठीक है, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद.